हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया और आज हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। हमारा चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 9th क्लास में देखा कि हमने तत्वों के बारे में पढ़ा था और देखा कि किस प्रकार से तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में बांटा गया है ना। तो चलिए अब आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे, मतलब क्लास 10th के चैप्टर में ये जानेंगे कि उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहले हम 3.1 में भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3.1 का 1 है धातु। तो इन पदार्थों के भौतिक गुण धर्म की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से धातु हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, ये सब क्या है? धातु हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो धातु हैं वो अपने शुद्ध रूप में होते हैं जब, तो ये इनकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है, उसमें धात्विक चमक पाया जाता है ना। और धातु के इस गुण धर्म को ही हम धात्विक चमक कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है ना। फिर हमने देखा कि धातुओं को पीटकर उसकी पतली चादर बनाया जा सकता है और इसी गुण को क्या बोला जाता है? आघात वर्ध्यता, है ना। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि सोना या चांदी जो है वो सोना और चांदी जो है सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य धातु हैं। ठीक है, सोने को पीट करके उसकी बिल्कुल पतली फाइल बनाई जा सकती है ना। और धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। फ्रेंड्स, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, आघातवर्ध्यता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? और क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो इनके उत्तर जानने के लिए हम नीचे और देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ धातु होते हैं जो ऊष्मा के सुचालक होते हैं और इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, जैसे कि सिल्वर और कॉपर। ये ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं और इसकी तुलना में लेड और मरकरी जो है ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, है ना। जबकि ये क्या है? धातु है, जबकि ऊष्मा के कुचालक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हम अब देखेंगे कि जिस तार, मान लो हमारे घर की जो तार है, बिजली के तार हैं, वो उनके ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC या रबड़ जैसी सामग्री की एक परत चढ़ी होती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जब धातुएं किसी आप बताइए कमेंट करके कि ऐसा क्यों किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? तो क्या वो कोई आवाज़ उत्पन्न करती हैं? फ्रेंड्स, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? ध्वनिक या सोनोरस। फ्रेंड्स, अब आप जान ही गए होंगे कि स्कूल की जो घंटी होती है या घर में जो घंटी लगाते हैं हम लोग, वो धातु की बनी होती है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे 3.1 का 2 अधातु। हमने धातु के बारे में जान लिया, ये तो सिर्फ एक रिवीजन था, ये हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है ना। तो अब हम जानेंगे अधातु के बारे में। तो फ्रेंड्स, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या बहुत कम है ना। जैसे कि क्या क्या है? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन, और भी है धातु जो है। तो फ्रेंड्स, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है
जो द्रव अवस्था में होती है, और इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैसें होती हैं। क्या अधातुओं के समान धातुओं के भी कुछ गुणधर्म हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम मतलब भौतिक गुणधर्म के आधार पर तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें बहुत सारे अपवाद हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि मरकरी है ना, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, है ना, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। और उसी तरह से धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम इसका गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप गैलियम या सीजियम को अपनी हथेली पर रखोगे तो ये दोनों धातु आपके हाथ में ही पिघलने लगेंगी, मतलब आपके हाथ की गर्मी से ही पिघल जाएंगी, है ना। तो उसी तरह से आयोडीन, ये क्या है, अधातु होते हुए भी इसमें चमक होती है, ये चमकीला होता है। और कार्बन ऐसी धातु है जो अलग अलग रूपों में विद्यमान है ना। तो इसके अलग अलग रूपों को क्या कहा जाता है? इसके रूपों को अपरूप कहा जाता है ना। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, जैसा कि जानते हो आप लोग, और ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और कार्बन का एक और अपरूप क्या है? ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का सुचालक है ना। तो फिर इसके बाद देखेंगे हम क्षारीय धातु कौन कौन से? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इसका घनत्व और गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर मतलब हम ज़्यादा स्पष्टता से धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, और अधिकांश अधातु जो हैं वो ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ओके, और आप आगे और जानोगे कि धातुओं के ऑक्साइड के बारे में हम नीचे और देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। फ्रेंड्स, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड प्रदान करती हैं, ये सब मैं आगे बताऊंगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3.2 धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। हमने भौतिक गुणधर्म के बारे में जान लिया, अब हम रासायनिक गुणधर्म मतलब केमिकल क्या गुणधर्म मतलब क्या होता है, उसके जो विशेषताएं हैं, है ना, उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया कैसे करते हैं, मतलब उनके बीच क्या अभिक्रियाएं होती हैं और हमको क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम नीचे और पढ़ते जाएंगे डिटेल में। और इसके लिए हमको कुछ धातु जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम जैसे धातुओं के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स 3.2 का 1 धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो आपने देखा है कि वायु में जो चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है, तो क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मतलब धातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगी? धातु ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? काले रंग का कॉपर ऑक्साइड ये। और इसी प्रकार एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्साइड प्रदान करता है और क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर 2 में मैंने बताया था कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है।
है ना। तो हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारकीय होती है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय या क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण या जल प्रदान करते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे अभिक्रिया करेगा, तो ये नीचे दिया गया है आपको। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, जल में घुलते नहीं हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड इसी प्रकार से जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम जो है दोनों जल से क्रिया करके यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, क्षार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती और अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियाशीलता दिखाती हैं। पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि इनको खुले में रखने पर ये आग पकड़ लेती हैं। कौन कौन से, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए या अचानक आग न लग जाए इसके लिए इनको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड ये धातुओं की सतह पर, मतलब इन धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है। ओके, और ऑक्साइड की ये परत धातुओं को मतलब फिर से उनका ऑक्सीकरण ना हो इससे सुरक्षित रखती है। ओके, और गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता, लेकिन जब ये बर्नर की ज्वाला में इसके लोहे का जो चूर्ण है ना, उसको अगर डालते हैं तो वो तेजी से जलने लगता है। ओके, और इसी प्रकार से कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से सिल्वर और गोल्ड ये बहुत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत बन जाती है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इस परत से, मतलब ये जो परत बनी हुई है वो उसको संक्षारण से बच जाती है और इस परत को मोटा करके इसके जो संक्षारण है उससे इसको सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। ओके, और एनोड पर जो ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है वो गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेती है और इसी गुण का उपयोग करके ऑक्साइडों की परत को आसानी से किसी भी एल्यूमिनियम के पदार्थ, बर्तन या जो भी हैं वो वस्तुएं जो हैं बनाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा कि कुछ धातु के नमूने जो हैं जैसे कि सोडियम वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, जबकि मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और ये सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। लेकिन ऑक्सीजन में जलाने पर, दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर और लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता, बल्कि कुछ और अभिक्रियाएं हैं जिसको देखकर हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता के क्रम को बता सकते हैं, जो कि हम नीचे देखेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट है 3.2 का 2। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। पहले हमने देखा ऑक्सीजन के साथ क्रिया, फिर हमने देखा अम्ल के साथ क्रिया, और हम नेक्स्ट देख रहे हैं जल के साथ। धातुएं जब जल के साथ क्रिया करती हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जल के साथ अभिक्रिया करके जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। क्या? हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलनशील है ना, और जल में घुल कर ये धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो धातु ऑक्साइड यहाँ से प्राप्त हुआ वो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं, ठीक है। लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो क्या होता है आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों धातुएं जो हैं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया इतनी तेज और ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित जो हाइड्रोजन गैस है वो तत्काल जलने लगती है और ऊष्मा प्रदान करती है, ठीक है। ये दोनों, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही पोटेशियम और सोडियम को जल में डालेंगे तो वो आग पकड़ लेती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया। तो ये थोड़ी धीमी अभिक्रिया होती है क्योंकि यहाँ पर कम ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ये जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, ठीक है। फिर क्योंकि ये जो अभिक्रिया है इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है कैल्शियम धातु के सतह पर चिपक जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कैल्शियम धातु के सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं और कैल्शियम पानी में डालते ही तैरना शुरू कर देता है, ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम जो है वो भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, पर अगर उसको गर्म जल में डाला जाए तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और ये भी तैरने लगता है, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये कैसे क्रिया करते हैं ठंडे जल के साथ। एल्यूमिनियम और आयरन को पहले देखते हैं। ये ठंडे जल के साथ और गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन अगर इसको मतलब भाप के साथ, ठीक है, ये भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रदान कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये कुछ ऐसे धातु हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते, ठीक है। अब आगे देखेंगे 3.2 का 3, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब हम देखेंगे कि धातुओं का अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया होता है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा धातु अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन प्रदान करती हैं, ठीक है। लेकिन क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं? तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होता। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हुए हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे नाइट्रिक अम्ल नाइट्रस में अपचयित हो जाता है। लेकिन अब मैग्नीशियम जो है वो कैसे क्रिया करता है? मैग्नीशियम और मैग्नीज ये अति तनु HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। कौन कौन? मैग्नीशियम और मैग्नीज,
फ्रेंड्स मतलब मैग्नीशियम जो है वो HNO3 के साथ क्रिया करके मतलब बहुत अधिक उसमें बुलबुले बनने लगते हैं, ठीक है। और ये जो स्थिति होती है मतलब इनके बीच जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित होता है। और इनकी अभिक्रियाशीलता की क्रम क्या है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर फेरस, ठीक है, फेरस या आयरन फ्रेंड्स। और कॉपर, कॉपर देख रहे हो आप, कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब कॉपर जो है तनु HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को रॉयल जल बोला जाता है, ठीक है। और इसको कैसे बनाया जाता है, तो 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, ठीक है। और ये गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी एक में अकेले ये क्षमता नहीं होती, ठीक है। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल संक्षारक है और यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गला सकता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं 3.2 का 4 अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभिक्रियाशील धातु अपने में से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में से विस्थापित कर देता है। मतलब जब दो अभिक्रियाशील धातु को लेते हैं A और B, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो जो प्रबल होगा वो दूसरे को विस्थापित कर देगा, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा, ठीक है। ये हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा है इसके बारे में फ्रेंड्स। हमने देखा है कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। हमने ऑक्सीजन, जल और अम्ल के साथ अलग अलग धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूनों की अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम अभिक्रियाशील है ना। ओके, तो चैप्टर फर्स्ट में जो हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, वो मतलब हम उससे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ना। मतलब एक यहाँ पर मैंने बताया कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है, ठीक है। यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3.2 का 5 सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। विस्थापन के प्रयोगों के बाद मतलब विस्थापन अभिक्रिया जो है उसको जानने के बाद ये श्रेणी जो है विकसित की गई, जिसे संक्रियता श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस श्रेणी में धातुओं की जो सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है वो कैसे बढ़ते क्रम से कैसे घटते हुए क्रम कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस या आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, फिर गोल्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे आने पर कैसे घट रही है। तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फिर उसके बाद ये क्रम जो है घटता हुआ, ये घटती हुई अभिक्रियाशीलता दर्शा रही है, ठीक है। गोल्ड जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे 3.3
धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। फ्रेंड्स, हमने ऊपर में धातुओं के साथ कई अभिक्रियाएं देखी है ना, कि धातुएं इस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा कि 9th क्लास में कि तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होते हैं। हमने जाना कि संयोजकता कोश पूरा हो जाने पर उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत कम हो जाती हैं, इसलिए हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। कैसे, आगे बताती हूँ मैं। फ्रेंड्स, उत्कृष्ट गैस है ना, कुछ धातुओं और अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए, जो कि मैं आगे बताऊंगी आपको। यहाँ पर एक सारणी बनाया मैंने, यहाँ पर हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं पहले, फिर हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तत्वों के प्रकार, उत्कृष्ट गैस, धातुएं और अधातुएं लिए हैं मैंने। फिर ये हैं जो तत्व हैं, ये परमाणु संख्या और ये कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उत्कृष्ट गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? 2, नियॉन की 10 और आर्गन की 18। इनको मतलब इनके जो कोश हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हीलियम में के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन के कक्ष में 2 और एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है अष्टक पूर्ण है। ठीक है, फिर आर्गन में कितने? 18, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, मतलब इसके भी अष्टक पूर्ण हैं। तो इसलिए ये उत्कृष्ट गैस हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे धातुएं। सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? परमाणु क्रमांक 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? तो के कक्ष में 2, एल कक्ष में 8 और एम कक्ष में 1। तो 2 10 हो गया, फिर 1 11। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये किसी अन्य धातु को या अन्य तत्व को अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो दे सकता है और धन आयन बनाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम के पास 12, तो यहाँ पर 12 देख रहे हैं आप। एल्यूमिनियम के पास 13, पोटेशियम के पास 19। तो ये जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है बजाय किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन लेने के, है ना। पोटेशियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, फिर तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। कैल्शियम जो है इसका 20 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका। फिर अधातुओं को देखेंगे। अधातुएं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फास्फोरस, सल्फर। यहाँ पर और है क्लोरीन। तो इनका परमाणु क्रमांक कितना है? 7, 8, 9, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख लीजिए। फिर हम इधर समझते हैं धातुएं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोडियम है ना, सोडियम को लिए हैं हमने। तो यहाँ पर सोडियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यह यदि अपने एम कोश के मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तब एल कोश में इसका बाह्यतम कोश बन जाता है, जिसमें स्थायी अष्टक उपस्थित है। और इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होगी और यह सोडियम धन आयन प्रदान करता है। ठीक है, दूसरी ओर मतलब देख रहे हो यहाँ पे दूसरी ओर क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। और ये अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। तो यदि सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करें तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन
क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु में इकाई ऋण आवेश प्राप्त कर लेता है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो ऋण आवेश है, जबकि सोडियम में धन आवेश, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं और इसके K, L और M कोशों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे क्लोराइड ऋण आयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों तत्वों के बीच कौन सी अभिक्रिया होगी, कौन से प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित होगा। तो इस तरह से यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋण आयन, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का इस तरह से निर्माण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम और क्लोराइड आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान देने की बात यह है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का युग्म होता है, मतलब समुच्चय होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैग्नीशियम जो है, यहाँ पर मैग्नीशियम के पास 12 परमाणु क्रमांक कितना है, 12। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे सकता है ना, जबकि क्लोरीन के पास बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ना। तो मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाएगा और क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप मैग्नीशियम क्लोराइड में उपस्थित धन आयन और ऋण आयन का नाम बता सकते हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं पर वीडियो क्लोज करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम कंटिन्यू कल करेंगे, कल ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।